पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक और आगे बढ़ा दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए, रीट लेवल में आया हुआ पेपर 2011 का ये पेपर है जो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, देखता हूं उसका जवाब मुझे क्या मिलता है आपकी तरफ से। ये रहा पहला सवाल। राइट द फॉलोइंग फोर नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी चार नंबर लिखे, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का कौन सा क्रम होगा। यानी निम्नलिखित चार संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही मीन्स बढ़ता घटता क्रम, आरोही मीन्स बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि आप जब भी अवरोही क्रम की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या लिखनी होती है। तो यहां पर आपको बताना है इनमें से सही क्रम में लिखने वाली संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी आपका जवाब क्या देते हैं आप। तो यहां पर समझने की कोशिश करेगा। देखो, अगर इन सवालों को हम करने की बात करते हैं तो बहुत ही इजी तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। क्या? देखो, चार अंक इसके सब बराबर हैं, आप देख रहे हैं ना, 4 डिजिट्स आर इक्वल, 4203, सारे डिजिट बराबर हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि सर इसमें से 567, 657, 756 और 675, तो सबसे बड़ी संख्या होती है 756 यानी 3। उसके बाद उससे छोटी संख्या होती है 675 यानी 4। उसके बाद आता है 657 यानी सेकेंड, और फिर आता है फर्स्ट। तो ये क्रम होना चाहिए। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, देख लेते हैं आपके सामने क्या है। तो थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, दैट इज दी सेकेंड आंसर विल बी देयर। और आपका जवाब भी यही है। बहुत ही खूबसूरती से आप मिलते हैं तो एक अच्छा माहौल यहां बन जाता है और आपके जवाब आने लगते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं नया सवाल क्या है आपके साथ। ओके, एक और सवाल रखता हूं आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी गो विद दिस क्वेश्चन। ये रहा आपके समक्ष। चलिए, 1 करोड़ इज इक्वल टू व्हाट। 1 करोड़ किसके बराबर है? 100 लैक्स के, 1000 लैक्स के, 10 लैक्स के, या फिर 10,000, 100,000 के। यानी सवाल क्या है, 1 करोड़ किसके बराबर है? 100 लाख के बराबर 1 करोड़ होता है, या फिर 1,000 लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, या 1,000 के, 100,000 के। तो बहुत सिंपल सवाल है। देखो, अगर हम 1 करोड़ की बात करते तो 1 करोड़ में क्या होता है, 1 करोड़ यानी एक के आगे 7 जीरो, 7 जीरो मस्ट बी देयर, दैट इज जय माता दी अरविंद जी। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम बात करते हैं लाख की। तो लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, 5 जीरो आर देयर। तो आपने क्या काम किया, अगर मैं यहां देखूं तो कितना बन गया, 100 लैक्स। बहुत बढ़िया अरविंद, 100 लाख। तो आपने जवाब दिया है 100 लाख के बराबर। एकदम सही जवाब आप लोगों का है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई और आपने एकदम सही जवाब दिया है। वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू, और देखता हूं उसका जवाब मुझे आप क्या देते हैं। एक और प्रश्न स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, देखता हूं जवाब। बहुत बढ़िया प्रेमा जी, वेरी गुड। एक और सवाल। The number 5,09,04,988 in the numerals can be written as, एक संख्या लिखिए यहां पर। ये मैं पढ़ नहीं रहा हूं, नहीं तो पढ़ूंगा तो आप बता देंगे। तो इसको लिखने पर कौन से अंक प्राप्त होंगे? तो देखते हैं जवाब क्या मिल सकता है आप लोगों का इसके लिए। बहुत बढ़िया रंभा, वेरी गुड। तो यहां पर देखते हैं आपका जवाब कौन सा होगा इस संख्या के लिए। तो समझना, देखो उसने बोला 5 करोड़, तो मैं ऐसे लिखता हूं 5 करोड़। उसने बोला 9 लाख, तो जीरो लगेगा पक्का क्योंकि 10 लाख का अंक आता है। 9 लाख, 4,000, फिर जीरो लगेगा भाई ये तो। हाँ जी। उसने आगे क्या कहा, 988, 988, तो ये नंबर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये नंबर तो होना चाहिए। अगर देखें, देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़, 9 लाख, 4,988, और ये किसमें लिखा है? आपने कहा सर ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखो बिल्कुल मैच कर लो। 5 करोड़, 9 लाख, 4,988, 5 करोड़
9,04,988। बहुत सिंपल सवाल था। ये रीट का पेपर है, देख लीजिएगा। रीट 2011 में ये सवाल आए हुए हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि रीट में किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह से सवालों को आप सॉल्व कर लेते हैं। तो वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू, ये रहा। चलो देखते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 78,692, out of which 29,642 are men and 28,167 are women. The remaining are childs. Then the number of children is what? Hello Rekha, how are you? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है भाई? टोटल जनसंख्या दी है ये। उसने कहा इसमें से इतने पुरुष, इतनी महिलाएं और शेष बच्चे हैं। यानी अगर मैं पुरुष और महिलाओं दोनों को ऐड करता हूं, चलो देख लेते हैं। 29642 28167, इनको अगर मैं ऐड करता हूं, 7 और 2 9, 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 9 8 17, 2 और 2 4 और 1 5, ये आ गया। मैं एकदम अच्छा हूं, देखो क्लियर है। 7 और 2 9, 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, 9 8 17 और 2 और 2 4 1 5। तो टोटल पुरुष और महिलाएं तो ये हो गई। उसने कहा टोटल व्यक्ति कितने थे? टोटल जनसंख्या थी 7 8 6 9 2। अगर इसमें से मैं इन टोटल पुरुष मेल और फीमेल दोनों को घटा दूं तो आपको मिलेगा बच्चों की संख्या। तो देखते हैं। अब देखो यहां पर 12 में से 9 गए 3 8। अब यहां पर क्या करें? 16 में से 8 गए फिर 8, कितना बचा? अब 8 में से 7 में से 7 गया 0 और 7 में से 5 गया 2। तो क्या बचना चाहिए? बहुत बढ़िया, 2883 यानी 20,883। ये रहा सवाल। तो विद इन सेकेंड वाले क्वेश्चन थे। और मैं याद बता दूं आपको, मैं लगातार आपको डेली ये पढ़ाता रहूंगा, स्टार्ट से करूंगा और बाद तक आपको लेता चलता चलूंगा। ओके, सो डोंट वरी। और आप सभी क्वेश्चंस को मैं पेडागोगी भी है उसको भी कराऊंगा, कंटेंट भी है उनको भी कराऊंगा, तो डोंट वरी। एक और सवाल। इफ वी डिवाइड 0 by 60 then the dividend, divisor, quotient and remainder are respectively। शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः कौन से होंगे? याद रखना, हम बात करते हैं भाज्य की तो दैट इज डिविडेंड, भाजक की बात करते हैं दैट इज डिविजर, क्वोशंट की बात करते हैं तो भागफल, और रिमाइंडर की बात करते हैं तो शेषफल। ठीक है, तो ये चार चीज आपको बतानी, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? और ऑलवेज बी कीप इन योर माइंड, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है भाजक कौन सा जिससे भाग करते हैं, भाज्य जिसमें भाग किया जाता है, भागफल जो उत्तर प्राप्त होता है, और रिमाइंडर जो शेष बचता है। आप ऐसे लिखते हैं ना इसको, तो भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल बराबर भाज्य। तो भाज्य को कहा जाता है डिवीजर, याद रहेगा। ओके, डिविडेंड दैट इज डिविडेंड, भाज्य डिविडेंड, भाजक डिवीजर। ओके ग्रेट। तो अगर मैं इसमें 0 को भाग करता हूं 0 में 60 का, तो आपने कहा देखा 60 0 गया ही नहीं एक बार भी। 0 में 60 की गुणा करी तो 0, ये 0 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसने बोला भाज्य, दैट इज मोटी सी बात है भाई, 0 में भाग कर रहे हो तो 0, भाजक 60 हो गया, आपका क्वोशंट 0 और रिमाइंडर भी 0। तो दिस विल बी द राइट आंसर, दैट इज 0 60 0 0। तो राइट ऑप्शन इज ए। एकदम करेक्ट जवाब दिया आपने रंभा, बहुत ही बढ़िया जवाब है आपका। आगे बढ़ें। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस। सवाल समझ में आ रहे हैं? बहुत ही इजी ये रीट का एग्जाम था जो आपको मिला, और इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते चलेंगे, एक एक चीज को लेकर वो चलते चलेंगे। ओके, गुड इवनिंग गुंजन। एक और सवाल। द वैल्यू ऑफ 15 कॉइन्स ऑफ 20 पैसा इज इक्वल टू व्हाट? ये इंग्लिश वर्जन है, बड़ा क्वेश्चन था, उसको हिंदी में आगे दिखा रहा हूं। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। याद रखना, सवाल को बहुत अच्छा सा दिया है सवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर है? 1 रुपए के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का प्लस 25 पैसे का 1 सिक्का। कैन नॉट कनेक्ट, प्लीज ट्राई टू कनेक्ट अगेन। 1 रुपए के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे का 1 सिक्का। 1 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के। 1 रुपए के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे का सिक्का, तो ये 2 सिक्के। तो आपको बताना है कि 25
पैसे के 15 सिक्कों का मान इनमें से है, तो उपरोक्त 4 कथन में से गलत कौन सा है? यू जस्ट आइडेंटिफाई विच वन इज द रॉन्ग। इनमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब गलत की तरफ से कौन सा आप इसका जवाब देते हैं। लेट्स सी। 3 सही हैं, 1 गलत है, तो गलत कौन सा है अरविंद ये बताना है आपको। चलो चेक करते हैं, ढूंढते हैं इसमें गलत कौन सा हुआ। देखो 25 पैसे के 15 सिक्के थे, तो मैंने 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हुआ 25, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 375 पैसे टोटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए के 3 सिक्के यानी 300 पैसे, प्लस 50 पैसे का 1 सिक्का तो 50 पैसे, प्लस 25 पैसे का 1 सिक्का तो कितना बना 375, सही है। 1 रुपए के 2 सिक्के तो 200 पैसे ये हुए, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के 150 पैसे ये हुए, प्लस 25 पैसे ये हुए, तो कितना हुआ 375। इसको देखते 1 रुपए के 3 सिक्के तो 300 पैसे, प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के तो 75 पैसे, ये भी 375 बना। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 रुपए के 3 सिक्के, तो 1 रुपए के 3 सिक्का का मतलब 3 में 100 की गुणा, तो 300 पैसे तो ये हो गए, प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसे ये बने, यानी 350 पैसे। और वो यही पूछ रहा है, इसका टोटल भी 375, इसका भी 375, इसका भी 375, सिर्फ गलत किसका आया चौथे वाले का। तो 350 पैसे इसमें होंगे, जबकि 375 का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, क्योंकि ये गलत है। उसने यही बोला था इनमें से कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत हुआ ऑप्शन नंबर 4, यानी डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? वेरी गुड। एक और सवाल लिया जाए फिर तो, रेडी है? नाइस, एक और सवाल, चलिए बढ़ते हैं। ये रहा अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शन 2/9, 5/8, 1/3 एंड 3/4 इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी 2/9, 5/8, 1/3, 3/4 को आरोही क्रम में आपको लगाना है, यानी आरोही क्रम में आप इनको सजाएंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, देन सबसे बड़ी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है यहाँ पर। तो देखो इन सवालों को करने के 2-3 तरीके आपके पास है। तरीका नंबर 1 भाग विधि। जब आपने 2 में एक किसी एक को पकड़ लो, आपने 2 में 9 का भाग किया, तो आपने कहा 0.9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, तो यही बचता रहेगा। आपने 1 में 3 का भाग किया, तो कितना दशमलव का 3 3 3। आपने 8 में 5 का भाग किया, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, बचे 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। 3 से डिवाइड करें तो 0.8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 होते हैं, बचे कितने 2 और 4 पंजे 20। तो इस तरह से आपको पता लगा कि किस संख्या की वैल्यू कौन सी है। एक तो तरीका ये है, इजी वे है। तो आपने देखा अगर इसको मैं असेंडिंग में लगाऊं, तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग में लगा हुआ है जी। देखो सबसे छोटा 0.22, फिर 0.33, 0.625, फिर 0.75, तो ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है ना। लेकिन ये तो एक तुक्का लग गया हम लोगों का, हमने पहला ही ऑप्शन को भाग करके देखा। अगर ये अलग अलग भी होता तो इन संख्याओं के माध्यम से आप आसानी से इसको अरेंज कर सकते थे। यहां पर एक और देखते हैं। उषा अभी 15 मिनट हो गए लगभग, ठीक है। अब बात करते हैं इसका दूसरा तरीका क्या है। आप इसका एलसीएम ले सकते थे। अब एलसीएम वाला मेथड लेके करोगे तो ये आपकी चॉइस है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा मना करता हूँ एलसीएम नहीं लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि 9 8 3 4 का पहले एलसीएम लोगे, हालांकि आप 9 8 72 इसका एलसीएम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल कर सकते हो 2/9 गुणा 72, 5/8 गुणा 72 72, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 72 और 3/4 इंटू 72। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 18 देगा, 9 8 72, 8 दूनी 16, 8 9 72, 9 पंजे 45, ये कितना देगा 3 24 72, ये कितना देगा 4 18 3 54। तो ये इस तरह से दे देगा। अब आप संख्याएं निकाल सकते हो। ये 2 तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1 और है। अब तरीके क्वेश्चन बहुत सारे हैं उषा। अभी क्या है, अभी एक तरीका और है जिसको मैं आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप जो भी क्वेश्चन लेके बस उसको देखो, क्रम चेक करना है ना। देखो मैंने क्या कम किया, 2 3 6, 9 1 9, 6 और 9 में कौन सा बड़ा है, आपने कहा सर 9 बड़ा है, यानी पहली भिन्न छोटी है 6, दूसरी भिन्न बड़ी है 9। इन दोनों में सही क्रम लिखा है, क्योंकि छोटी है बड़ी आरोही क्रम में है। अब आगे वाले को कंपेयर करते हैं, 8 1 8 और 5 3 15।
आपने देखा 8 और 15 भी सही क्रम में लिखे हैं, क्योंकि 8 छोटा है 15 बड़ा है। फिर आगे वाले पे चेक किया, 5 चौके 20, 8 तिया 24, यानी ये भी सही, यानी ये क्रम बिल्कुल सही लिखा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो वैसे आप चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं इतना बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं 1/3 और 2/9 में कौन सा बड़ा है, तो यहां पर आप डिवीजन मेथड मत लगाना। आप सिंपल बता सकते हैं इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कैसे? आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 9 एकम 9 और 3 दूनी 6। अब 9 बड़ा है कि 6 बड़ा है? आपने कहा सर 9 बड़ा है, तो इन दोनों में ये वाली भिन्न बड़ी होगी। तो ये तरीका भी बहुत खूबसूरत है और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइज, एक सवाल और लेते हैं और देखते हैं इस नए सवाल का जवाब आप क्या देते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज 3:3/4 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल इज। यदि 5 पेंसिल का मूल्य 3 सही 3/4 है, तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, बचपनों का सवाल। इस सवाल का जवाब कौन देगा, मैं देखना चाहूंगा। बहुत बच्चों का सवाल है, आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको सवाल को करने में। लेट्स सी। चलो मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सवाल था। अगर मैं बात करूं तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? आपने देखा 3 चौक 12 और 3 15/4 रुपए। ये 5 पेंसिल का मूल्य है। तो मैं आपसे बोलूं तो भाई एक पेन कितने का आएगा? आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, अदरवाइज ना भी करेंगे। तो भाई एक पेन का मूल्य कितना आया? आपने कहा सर एक पेन का मूल्य हो गया 15/4 गुना 5, नहीं 15/20। 5 से काटे 5 ये 15, 5 चौक 20, 3/4। तो एक पेन की कीमत कितनी है? 3/4 रुपए है। उसने बोला 2 पेंसिल का बता दो, तो 2 की गुणा कर दूं। 3/4 में आपने 2 की गुणा की, 2 दूनी 4, इट विल बी 3/2। तो यानी क्या आंसर आया? बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज 3/2। कहीं है? हाँ, बी ऑप्शन दिया है 3/2। यानी इसमें 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 1 रुपये 50 पैसे, 1.5। बिल्कुल सही कहा आपने। आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप सीधा भिन्न से भी कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। आपको जैसा अच्छा लग रहा है यू कैन डू दैट क्वेश्चन इन एट योर लेवल। एक और सवाल, चलो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 1 is not a prime number, 1 is a prime number, 1 is a composite number, 2 is not a prime number। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखूंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सी संख्या आप बताएंगे सही है। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आप बहुत गलतियाँ भी करते हैं। तो इन गलतियों को ना करते हुए भविष्य में आप सही उत्तर दे पाएं, उसके लिए छोटी सी एनालिसिस। पहला सवाल, पहला ऑप्शन था एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये अभाज्य और भाज्य दो चीज़ लिखी है, तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य और संयुक्त, संयुक्त संख्या को भाज्य संख्या भी कहा जाता है। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ प्राइम की और कंपोजिट की, तो इनकी प्रॉपर्टी समझना। प्राइम को बोलते हैं अभाज्य, जो जनरली आप ये जानते जो किसी से ना कटे, और इसको बोलते हैं भाज्य संयुक्त संख्या, जो किसी से कट जाए। इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी होती है वो एक और स्वयं यानी सेल्फ से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा नहीं। और कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एक और सेल्फ से तो होते ही होते हैं, इसके अलावा भी किसी तीसरे नंबर से वो डिवाइड होते हैं, है ना? हाँ, इसलिए क्लियर कर रहा हूं। तो मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिंपल समझो कि अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो बहुत सिंपल तरीका समझने का, वो क्या है समझना कि भाई प्राइम नंबर के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, वहीं कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। बस ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करता हूं, वहां कम से कम 3 फैक्टर मिनिमम होते हैं, और प्राइम नंबर में 2 फैक्टर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही होंगे एग्जैक्ट। अब यहां पर बात आती है नंबर्स की, एक की। तो मुझे बताओगे एक के कितने फैक्टर हैं? आपने कहा सर एक जो है ना उसका एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। वो खुद भी वही है और एक भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइम नंबर,
यानी अभाज्य संख्याओं की विशेषता के अनुसार उसके दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन एक का तो एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसके कम से कम तीन फैक्टर हों, लेकिन यहां पर देखें तो एक ही है। इसीलिए एक जो है ना ही तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य है। यानी क्या समझ में आया, एक ना ही तो प्राइम नंबर है और नॉर कंपोजिट। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि एक ना ही तो अभाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, इसलिए नाइदर प्राइम नॉर ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, वेरी गुड। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात लिखी है। एक अभाज्य संख्या है, ये गलत बात लिखी है। एक संयुक्त संख्या है, कई सही बात लिखी है। और दो अभाज्य संख्या नहीं है, दो अभाज्य संख्या होती है। तो देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया पूरा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्लियर है ना भाई? कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। समझ में आया पूरा कंसेप्ट? समझ में आया क्या होता है प्राइम नंबर का, क्या होता है कंपोजिट नंबर का? तो बहुत अच्छा है। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर और देखते हैं नया प्रश्न क्या है आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 720 आर, यानी 720 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलना चाहिए इसको। 720 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, अभी सीटेट में भी ये सवाल पूछा गया था। सीटेट में भी सवाल पूछा गया था कि इस दी हुई संख्या के कितने प्राइम फैक्टर हैं। अभी सीटेट में सवाल आया था। डेली क्लास का टाइम उषा जी 5:30 पर डे। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। तो यहां पर आपने देखा, आपको मिला जवाब ग्रेट। समझते हैं क्या था जवाब और कैसे आपने सवाल का जवाब दिया। तो आपने क्या देखा, 720 के फैक्टर करने थे, तो ये तो फैक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं, 5 दूनी 10, 30, 90 दूनी 120, 80, 360, तो कम रह गया। इसको देखते हैं, 6 पंजे 30, 3 चौक 120, 120 360, 720। ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है ना? बिल्कुल। सर जूम कर लो, तुम तो चश्मा लगाए हो, बाकी को अंधा करने में लगे हो क्या? अक्षय, अक्षय, हाँ ये बात आपकी सही है कि हो सकता है छोटा दिख रहा हो आपको, तो इसको मैं जो कल हम सेशन लेंगे उसको बड़ा कर देंगे। लेकिन जो आप बात रखने का तरीका है ये बहुत ही भद्दा है और निंदनीय है। आप अपनी बात सही से रख सकते हैं कि दिख नहीं रहा, हम उसको जूम कर देंगे, पर जो आप बात कर रहे हो ये, आप भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। ठीक है ना? जब आप बात रखना सीख जाएंगे तब एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप बाहर निकलेंगे। तो थोड़ा सा अपना बिहेव चेंज करिएगा। बात सही है आपकी, आपको छोटा दिख रहा हो सकता है, उसको मैं जूम कर दूंगा, ये बात सही है, लेकिन जो ये बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा गलत है ना? तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप बात कर रहे हैं तो कैसे करें, प्रभावशाली बात होनी चाहिए ना। चलिए, अब आपकी बात मैं समर्थन करता हूं, नहीं दिख रहा होगा, हिंदी इंग्लिश एक साथ है, उसको मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं अक्षय, आपने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपको नहीं दिख रहा है, इट्स ट्रू, छोटा दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर दूंगा। तो आपने इतने सारे वर्ड लिखे, आप सिंपल बोलते सर थोड़ा सा जूम कर दो, हो जाता। ठीक है ना? तो आज के लिए झेल लीजिए, कल से मैं इसको जूम कर दूंगा, मैं हिंदी हिंदी ले लूंगा। ओके, डोंट वरी, एक पेज पर हिंदी ले लेंगे, एक पर इंग्लिश ले लेंगे, तो जूम हो जाएगा। ओके, चले, बात सही है, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए देखते हैं। तो आप इस देखो, सही तो ये भी लिखा है, सही ये भी लिखा है, अब दोनों में सही कौन सा है याद रखना, क्योंकि यहां पर 4 का भी प्रयोग हुआ है और 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर 6 भी लिखा है, 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। मैं इसको जूम करके बड़ा करके लिख देता हूं, दैट इज 720 को आपको प्राइम फैक्टर बताने थे, तो ये फैक्टर क्या बनेंगे, दैट इज लुक लाइक दिस। मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू 2 इंटू, इट्स विजिबल अक्षर, आपको अब विजिबल है। अब मैं काफी बड़ा लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए, तो ये अब ये सारे नंबर प्राइम नंबर से देखो, 5 तिया 15, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 360, 720, लेकिन हो तो इससे भी 720 रहा था, लेकिन उसने बोला प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो इसमें सारे प्राइम नंबर हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले
अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि भाई प्राइम नंबर टोटल कितने फैक्टर होंगे, तो ये कितने होंगे, देन टोटल ओनली आंसर 3 होगा। दैट इज कौन कौन सा, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अगर वो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा तो 3 होंगे, ठीक है। और अगर वो पूछे कि प्राइम फैक्टर कौन से हैं, तो सिर्फ प्राइम नंबर का ही मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द न्यूमरेटर नंबर्स 425 एंड 74676। यानी मैंने क्या कहा, क्वेश्चन है 425 और 476 का HCF बताओ। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ अक्षय जी शुक्रिया। और अक्षय आपकी बात को रखा गया है, आप कल जो है आपको बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, जितना बड़ा मैंने लिखा है ना इतना बड़ा बड़ा दिखाई देगा। हाँ ये मुझे भी फील हो रहा है कि ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे, आप लोग रहेंगे तो सब करेंगे। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। संख्याओं 425 और 776 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, लेट्स सी। तो यहां पर सिंपल सवाल है, बहुत ही आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। देखो इसको करने के दो तरीके यहां पर हैं, मैं दोनों तरीके बताता हूं, 425 और 476, है ना। तो 425 भी यहां पर, 476 भी यहां, तो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये है 425, अब मैं लिख के दिखाऊंगा, एक मिनट रुकिएगा। ये है 425 और ये है 476। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें सीधा भाग विधि से कर दूं, है ना। हाँ आप रोटेट कर लोगे तो बड़ा दिख जाएगा, मैं बड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। एक बार गया 425, इट्स विजिबल ना, मैंने खूब बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसलिए। 1, 7 में से 2 गया 5। अब इसका डिवाइड कर दे 425 में, तो कितने बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना बचा, 15 में से 8 गए 7, 1, और यहां पर 51, 17 थी 51, तो आपने क्या देखा, ये बच गया। तो लास्ट वाले डिजिट 70, तो आपने 17 यहां प्राप्त कर लिया। इसका एक तरीका और भी है, इसका एक तरीका और भी है, क्या कर सकते हैं, जैसे 425 लिखा था ना यहां पर, देखो ये स्मार्ट वे है। अगर आप 476 से 7 निकाल, इसको घटा दो, दोनों को कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो 51 बचा। यानी 51 इनका HCF हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या तो उसको ब्रेक कर लेते हैं। हमने कहा 3 गुणा 17, ये दो फैक्टर बन सकते हैं इसके। अब 3 से तो कटता नहीं, 5 और 13, ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो ये वाली तो संख्या गलत होगी, तो 17 ही इसका HCF होगा। इज इट क्लियर? तो यू कैन फाइंड आउट आंसर इजीली, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज हियर, और ये आपका जवाब एकदम सही हो गया। वेरी गुड, नाइस, दैट इज सी। तो एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चलो इसका एलसीएम बताओ। क्वेश्चन है 90, 60, 75 और 35, इसका एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम तो बड़ी आसानी से, ये सब रीट का सवाल है, रीट में आया हुआ है। 90, 60, 75 और 35, तो व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ नंबर्स 90, 60, 75 और 35। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। एलसीएम निकालना बड़ा ही आसान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया भी है कैसे निकालते हैं। तो आपके पास भाग विधि भी है, आपके पास गुणनखंड विधि भी है, आपके पास लॉट्स ऑफ मेथड है। तो मैं आपको फैक्टर मेथड से बता देता हूँ। पहले देखो, अगर मैं 90 की बात करता हूँ तो 90 के फैक्टर बनेंगे 2 45 और 3 15 3 5, 5 या 15 45 दूनी 90। 60 के क्या बनेंगे, आपने कहा 2 30 2 15 3 5। आपने 75 के किए फैक्टर, तो कितने बनेंगे, आपने कहा सर 75 के बनेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आपने कहा 35 के भी कर लो, तो व्हाट इज इट, आपने कहा 5 गुणा 7। तो आपने देखा 2, एक तो 2 इसमें आया, हाईएस्ट बार आया ये वाला, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। 3 कितनी बार आया, 3 बार, मैक्सिमम 2 टाइम आया, मल्टीप्लाई बाई 5 कितनी बार हाईएस्ट में आया, ये 2 बार आया, और 7 एक बार आया, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो। विवेक कैसे हैं आप, चलिए। तो क्या मिले, 2 दूनी 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यू विल गेट 6300। 7 पंजे 35 दूनी 70, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 7 21, 21 63, 63 दूनी
6300 तो नहीं आएगा, ज़्यादा आना चाहिए भाई, जल्दी से करके बता। सिंपल बी, रंभा, बी आंसर दिया रंभा ने। अब तो इजी कर सकते हैं, अब तो आपको पता लग गया आंसर क्या है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, आपका जवाब मिला मुझे। तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 गुणा 5 दैट इज 180, फिर गुणा 5 दैट इज 900, फिर 7 दैट इज 6300। क्लियर? तो 6300 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ दैट इज बी, हाँ बिल्कुल बोला है। हाँ आंसर रूषा आपने दिया है, बिल्कुल सही कहा, 6300। ठीक है, तो भाई आज के सवाल में यही समाप्त करता हूं, क्योंकि आज का समय पूरा हुआ, 30 मिनट का लेक्चर होगा, आज का समय पूरा होता है। और आने वाले टाइम में ये जो मैं कल रीड का दूसरा वाला पार्ट लेकर आऊंगा, इसके आगे वाले क्वेश्चंस तो उसको जूम कर दूंगा। ओके अक्षय, चलिए तो दीजिएगा इजाजत। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने का। और अगर ठीक है, लाइक शेयर बहुत कम करते हैं आप, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने का।